हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12th का जो 2024 से 25 का जो सैम्पल पेपर है। किसका? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो वो पेपर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ आज, सैम्पल पेपर। इससे पहले हमने फिजिक्स का जो है सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो उसका देखो पेपर जो आपके पास इस बार दिए हैं, 2 केमिस्ट्री के दिए हैं, 2 फिजिक्स के दिए हैं, 2 केमिस्ट्री के मैथ्स के दिए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का मैंने ए करवा दिया, जिसको मैंने 2 पार्ट में कराया, ए और बी पार्ट में। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने उनको कर भी लिया होगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं करा वो आप प्लेलिस्ट में जाके, मैंने 2024-25 के सैम्पल पेपर की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और इन जो मैं ये सैम्पल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने अच्छा टारगेट सेट किया तो ये पेपर जरूर आपको सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर मैंने फिजिक्स का जो बनाया था, आप लोगों ने सेकंड पार्ट देखा होगा, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, जो मतलब आप लोगों ने बुक में देखे भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो तब आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तब जाके आप उस तरह के क्वेश्चन भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अब थोड़ा टफ सा भी आने लग गया है पेपर। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक, थोड़ा डीप पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद आज हमारा ये भी 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो बनती है। ठीक है, तो इन पेपरों को आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो है कि जैसे कि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जैसे कि हमने 1 शॉट वीडियोस जो हैं, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के जो हैं फर्स्ट बुक के कर लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुक के मतलब 1 शॉट वीडियोस जिस तरीके से बनाए थे, वैसे सेकंड चैप्टर्स जो सेकंड बुक है आपकी, ठीक है, उनके भी आपको इसके जो है 1 शॉट वीडियो चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं जैसे आपके 2 सैम्पल पेपर है ना, अभी एक सैम्पल पेपर करा लूँ। ठीक है, उसके बाद आपको इसके 1 शॉट जो है सेकंड बुक के वो आपको करवा दूँ। ठीक है, तो ये नहीं, ये नवंबर और दिसंबर जो 2 महीने हैं, इन 2 महीने के अंदर आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी केमिस्ट्री के भी सेकंड और फिजिक्स के भी सेकंड बुक के जो भी हैं 1 शॉट वीडियोस वो आप लोगों को करा दूँ, और जितने भी सैम्पल पेपर हैं, दो सैम्पल पेपर, वो सब आप लोगों को करवा दूँ। ठीक है, तो इतना टाइम थोड़ा लग सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग बस उनको पढ़ते रहो और उनका रिवीजन आप ज़रूर करो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बेकार है फिर। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप आगे आगे पढ़ रहे हो और पीछे का नहीं पढ़ रहे हो, है ना, पीछे का भूल जाओगे। हफ्ते में जैसे मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में अगर आपके 7 दिन है, तो 7 दिन में से अगर आप 3 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन रिवीजन कर रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि पुराना भी आपको रिवीजन करते रहना है साथ में, क्योंकि ऐसा होता है कि भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो उनको भी पढ़ते रहना है, और क्वेश्चंस आपके पास हैं प्रीवियस 5 ईयर के। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ये प्री बोर्ड हो गया, तो इतने सारे क्वेश्चन है आपके पास, उनको भी उनके साथ साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो देखते हैं इस पेपर को। ये पेपर भी आपका बहुत अच्छा पेपर आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही सिंपल आया है, तो ठीक ठाक पेपर है ये भी। तो स्टार्टिंग के तो सिंपल होंगे, मगर लास्ट में आपके थोड़े टफ से क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे, क्योंकि रिएक्शंस इसके अंदर अच्छी रिएक्शन पूछी गई हैं, सिंपल रिएक्शन नहीं पूछी गई। ठीक है, तो यहाँ पे कि जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्न सेल का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये पेपर ना पूरा हिंदी में आ रखा है आपका। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, मैं उनको इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि पेपर पूरा हिंदी में प्रिंट हो रखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो मैं आप लोगों को इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो अपोलो सैटेलाइट था आपका, ठीक है, उसमें जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो था आपका, तो इनमें से कौन सा सेल आपका वहाँ पे यूज़ किया गया था। अपोलो जो आपका सैटेलाइट था, उसमें इनमें से कौन सा सेल यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो फ्यूल सेल आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो था आपका, है ना, H2O2 फ्यूल सेल जो है वो यूज़ किया गया था। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है एक तरीके से, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा +8 ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पुराने पेपर में, जब मैंने आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन कराए, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। ठीक है, पिछले हाफ ईयरली में आया था शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, पिछले
हाफिली के पेपर में। तो इसका जो होगा ऑस्मियम जो इसका OS इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगला है कि मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इसका मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया निकालने का, अगर आपको याद नहीं होगा ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, K = मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो कैसे आप पता लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका वेग नियतांक यानी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हमें जीरो ऑर्डर लेना है, क्या n की वैल्यू जीरो रख देंगे अगर जीरो ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या बनेगा, एक तो मोल आएगा, फिर लीटर इन्वर्स आएगा, और 1 - 0 कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो इसकी पावर 1 होगा, सेकेंड इन्वर्स, तो क्या बनेगा, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। अगर आपको 1 का निकालना है ना, फर्स्ट ऑर्डर यानी जीरो प्रथम कोटि का अगर निकालना है यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 - 1 पूरा जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यानी ये इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लोगे। अब यहाँ पे ना इसका जो आंसर आपका जीरो ऑर्डर ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इन्वर्स नहीं दिया इन्होंने, क्या क्वेश्चन में सेकंड इन्वर्स, तो इसका होता है मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेकंड इन्वर्स भी आएगा आपका, क्या आएगा, सेकंड इन्वर्स। तो ये जीरो ऑर्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसके परीक्षण के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी इनमें से जो है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री अल्कोहल, इनमें से किसके लिए आइसोसाइनाइड टेस्ट किया जाता है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट जो किया जाता है 1 डिग्री एमाइन के लिए किया जाता है, किसके लिए, 1 डिग्री एमाइन के लिए। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा क्या है कि DsP2 संकर युक्त संकर यौगिक की ज्यामिति होती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताने कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है ज्योमेट्री फॉर्म करता है, तो वो होगा आपका वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेन है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है अल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है कि अल्कोहल जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आबंध बना लेते हैं। अगला है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है, Ri होता है, Rbr होता है या RCl होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है Ri, फिर होता है Rbr, फिर होता है RCl। तो इसका जो ऑर्डर होगा ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है RI के बीच में जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीक होता है, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इनके बीच में बॉन्ड थोड़ा कम हो गया यानी आबंध जो होता है थोड़ा कमज़ोर होता है यानी वीक होता है, ठीक है, तो ये जल्दी से यहाँ से अलग हो जाएगा और ज़्यादा क्रियाशील बन जाएगा। जबकि RCl, ये Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, तो ये जल्दी से यहाँ से अलग नहीं होता आपका, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अगला पूछा है कि कीटोन को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन की निम्न में से कौन सी विधि है, यानी कीटोन को हाइड्रोकार्बन में किस समीकरण यानी किस रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। तो कीटोन को हाइड्रोकार्बन में जो बदलता है वुल्फ किश्नर अपचयन यानी वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन जो है उसके अंदर इसमें बदला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, तो ये आपको पता है कि साल से आने लग गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन ए कि ए और आर, जो आपको क्वेश्चन में ए एसर्शन यानी अभिकथन, आर रीजन यानी कारण, जो दोनों दिए होते हैं, तो क्या दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी जो आर दिया है वो ए का सही आंसर है एक तरीके से क्वेश्चन, और इसका ये जो आंसर दिया है वो सही है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हो, मगर जो आर है वो ए का सही आंसर नहीं है, या ए
सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको छांटना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब तो जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जल में कम सांद्रता में अंडा फूल जाता है, यानी जब एग को आप वाटर के अंदर रखते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। तो जब आप उसको वहाँ पे रखते हो तो ये क्या हो जाता है? फूल जाता है ना, फूल जाता है अंडा आपका। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, जो इसका रीज़न दिया है कि ऐसा प्रासरण के कारण होता है। तो ये भी सही है, यहाँ पे आपका प्रासरण होता है। प्रासरण मतलब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ऑस्मोसिस के कारण ही ये अंडा जो होता है फूल जाता है आपका। ठीक है, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है यानी विलायक जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ चलता है, यानी लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं? हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो यानी यहाँ जो पानी होगा वो इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि बाहर तो आपकी कंसंट्रेशन कम है, कम सांद्रता है, मगर अंदर जो एग के है वहाँ पे ज़्यादा सांद्रता होती है। तो जो पानी होता है बाहर से अंदर की तरफ चले जाता है। तो इसी को हम ऑस्मोसिस यानी प्रासरण बोलते हैं। प्रासरण किसे बोलते हैं? यानी ऑस्मोसिस जो होता है, जिसको हम प्रासरण बोलते हैं, वो क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, सॉरी एक मिनट है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल, किसके? सॉल्वेंट यानी विलायक के कण। तो यहाँ पे पानी आपका विलायक है, तो वो कहाँ चल जाएगा? अंडे के अंदर चले जाएगा, क्योंकि बाहर तो जो आपकी सांद्रता है वो कम है, अंदर जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, यानी कंसंट्रेशन बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। तो इसका दोनों ही ऑप्शन सही है, और आर जो है वो ए का राइट आंसर है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यानी इसका ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए जो आर है वो सही, ए का सही आंसर है आपका। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एसर्शन में दिया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल होता है, यानी विटामिन डी जो होता है उसका जो केमिकल नेम, कौन सा केमिकल नेम जो होता है? कैल्सीफिरॉल होता है। ये सही है, कैल्सीफिरॉल इसका केमिकल नेम होता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है, यानी अगर आपके पास विटामिन डी जो है आपके शरीर में, यानी आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी कम हो गया तो उससे रिकेटस जो डिजीज़ होती है वो हो जाती है। तो ये भी सही है। तो यानी यहाँ पे आपका क्या है? आर भी सही है, ए भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग आपका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल का वाष्प दाब क्या हो जाएगा यदि उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी जाए। यानी अगर मान लो आपके पास पानी है, ठीक है, और या आपने उस पानी के ऊपर मान लो कोई ढक्कन सा रख दिया यहाँ पे ऊपर इसके, तो आपको पता है कि पानी को अगर आप गर्म करोगे तो ये इस पर प्रेशर लगाएगा यहाँ से, है ना, ये भाप जो होगी इसकी, जो इसके वेपर होंगे ऊपर, उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक, अब उसने बोला कि इसमें अगर आपने इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी, अगर इसके अंदर हमने चीनी मिला दी यहाँ पे, है ना, चीनी मिला दी, तो जब आप इसे गर्म करोगे तो ये जो भाप आपकी जा रही थी, वेपर जो आपके जा रहे थे यहाँ से, ठीक है, वो कम होने लग जाएंगे। क्या होने लगेंगे? कम, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? चीनी आ गई। चीनी कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मतलब अवाष्पशील होती है, यानी वाष्प में कन्वर्ट नहीं होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होता ही है। तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो जो ये वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे ना, तो जिससे क्या होता है? वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी वाष्प दाब में कमी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला आता है गैल्वनीकरण, यानी गैल्वनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वनाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं? जिंक इज़ अ पॉलिश इन स्टील सरफेस, यानी जो स्टील की जो सरफेस होती है ना, स्टील के जो मेटल होते हैं, तो उनके ऊपर जिंक की लेयर को चढ़ा देते हैं। क्या? जिंक की लेयर को उसके ऊपर चढ़ा देंगे। जैसे जैसे मान लो ये पहले क्या था? स्टील था, उसके ऊपर ये जिंक को चढ़ा दिया, तो इसी को हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं।
ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेना, गैल्वेनाइजेशन एक विधि है जिसके अंदर क्या करते हैं, स्टील के ऊपर जिंक की पॉलिश करते हैं। ठीक है। अगला है इसका आईयूपीएसी नेम लिखने हैं आपको दोनों के। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला था आपके पास निकिल CO4। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, लीगेंड का नाम लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो क्वेश्चन हमने बहुत बार कर दिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आता है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, तो ये क्या है 4, तो टेट्रा लिखेंगे। और CO को क्या लिखते हैं, कार्बोनिल लिखते हैं। ठीक है। और निकिल को क्या लिखेंगे, निकिल ही लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला हमने, ये 0 कहाँ से आया, क्योंकि आपको पता है निकिल का हमने X ले लिया, इसका निकालना हमें CO जो होता है 0 होता है, तो 0 × 4 = 0 ले लेंगे, तो X = कितना आएगा 0। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया। ठीक है। अगला इसमें देखो, अगर आप देखो तो ये बाहर वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि Cl माइनस होता है, तो इसका मतलब पूरा ब्रैकेट क्या में होगा प्लस। ऊपर वाले में नहीं दिया था बाहर, तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट नाम लिख दिया था। अब क्या होगा, जो प्लस वाला होगा इसका नाम जो होगा, इसके अंदर जो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, है ना। प्लस वाले के अंदर क्या है, लिगेंड NH3, तो इसका नाम लिखो, कितने NH3 हैं 6, तो हेक्सा लिखेंगे 6 के लिए हेक्सा। और एमाइन, NH3 के लिए एमाइन, और इसको लिखेंगे निकिल, और निकिल लिख लिया, और बाहर Cl को लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली हमने 2, तो निकिल का निकालना है, निकिल को ले लो X, और NH3 का 0 होता है, और कितने NH3 है 6, प्लस Cl में होता है -1, कितने -1, और कितने Cl हैं 2, = 0, तो ये हो जाएगा X - 2 = 0, तो X = 2 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है आपको, केमिकल नेम बताना है, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ आपकी होती है, तो वो आपको बताना है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है। और इससे जो बीमारियां होती हैं आपकी, ठीक है, तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, और स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं वो इसके अंदर हो जाते हैं आपको विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन जो है, मोनोडेंटेन बाइडेंटेन लिगेंड क्या होते हैं, उदाहरण से सब जाना है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवा दूंगा। ठीक है। इसके मैंने जो है नोट्स बनाना भूल गया था इसका। तो मोनोडेंटेन अगर मैं वैसे समझाऊं तो ये जैसे जो जिसमें एक ही तरफ से जो लिगेंड क्या करते हैं, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, वो मोनोडेंटेन होते हैं। और बाइडेंटेन कौन से होते हैं, जो जिसके अंदर 2 एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक ही एटम होता है, इसके अंदर 2 एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो इसलिए इसको बाइडेंटेन बोलते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें कवर कर लूँगा अच्छे से। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका कि आपके पास क्या एक 500 ml वाटर है, 500 ml वाटर है इसके अंदर, है ना, कितना 500 ml वाटर है इसके अंदर। ठीक है। और उसके अंदर आपने मिलाया NaBr, क्या मिलाया NaBr, और कितने ग्राम था ये 20.6 ग्राम। तो आपको यहाँ पे क्या है, मोलरता यानी मोलैरिटी निकालना मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है। Na और Br की वैल्यू भी दे रखी है आपको। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये मोलैरिटी है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या में लीटर में होता है और ml में। हमें यहाँ पे ml में दिया तो ml लिखेंगे, इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, किंतु यहाँ पे 1000 आएगा आपका। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो मोलरता जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, ऊपर आती है मोलों की संख्या और नीचे आता है आपका विलियन का आयतन। क्या आता है, विलियन का आयतन आता है। ठीक है, ml में, किस में, ml में, इंटू 1000। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपने देख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले आपको मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, मोल्स। देखो मोल्स कैसे निकालते हैं, हिंदी में भी मोल्स ही बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जो भी आपका विलय यानी विलय का द्रव्यमान दिया होता है, तो कितना दिया रखा उसने, कितने ग्राम था 20.6 ग्राम, है ना, उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं उसका अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे NaBr का,
Na का दे रखा है 23 और Br का दे रखा है 79.90। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा 102.90। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा आपका, ठीक है, कितना आएगा 102.90। तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ सल्यूट को कैसे निकाला हमने, यहाँ पे हमने निकाला जो भी आपको दिया है 20.6 ग्राम, उसको इसके अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा। तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड करा तो ये आया 0.2। तो ये आ गया आपके मोल, क्या हो गया, मोल आ गया आपके मोल्स। ठीक है, क्या आ गया, मोल्स। अब आपको पता है फॉर्मूला था मोलैरिटी का, तो ऊपर लिखना है मोल्स, जो भी मोल्स आया तो लिख दिया 0.2। ठीक है, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना सॉल्यूशन था आपका 500 ml, तो 500 लिख दिया इनटू, और इंटू 1000 मैंने बताया था, जब आपका नीचे ml होता है तो यहाँ पे 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1000 की गुणा करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.4 कैपिटल M लिख लेने से, तो इस तरीके से आपकी मोलरता आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको मोल्स निकालने पहले, है ना, मोल्स निकालने आपको आने चाहिए कि जो भी आपको विलय का द्रव्यमान यानी जो भी दिया हुआ द्रव्यमान होता है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे क्या करते हैं, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, यौगिक दे रखा है, उसका अणुभार निकालते हैं, उसको नीचे रखते हैं, डिवाइड करते हैं, मोल आ जाता है। फिर मोल को ऊपर रख के और नीचे आयतन रख के इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम रख के इंटू 1000, भाई 100 नहीं 1000। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अगला यहाँ पे मोल प्रभाज और मोललता की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है मैंने, तो मैं आपको बस समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन, उसके अंदर आपके ए भी है और बी भी है। ठीक है, ए और बी दोनों है इसके अंदर। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे ए के कितने मोल हैं और बी के कितने मोल हैं। ठीक है, ए और बी दो चीज़ें हैं आपके पास। मान लो यहाँ पे ए को ले लो आप शुगर, ठीक है, और बी को ले लो आप वाटर। तो कितना इसके अंदर शुगर है, कितना इसके अंदर वाटर है, ठीक है, उसके आपको मोल निकालने हैं। तो कैसे आप इसको निकालोगे वो हमें देखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लो ए और बी दो आपके पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर यानी किसी विलियन के अंदर, जैसे विलियन के अंदर क्या है, विलियन कैसे बनता है आपका, जैसे मान लो आपने यहाँ पे शुगर मिला दिया, शुगर मतलब चीनी मिला दिया, और ये ए हो गया आपका, और वाटर मिला दिया बी, पानी, ये आपका विलियन बन गया सॉल्यूशन। तो अगर मेरे को ए के मोल निकालने तो कैसे निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए के मोल यानी मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक्स से। तो ए के निकालने तो क्या करूँगा, जो ए के मोल है ऊपर उसको ऊपर रखूँगा और फिर नीचे दोनों के मोल को प्लस कर दूँगा। ठीक है, ऐसी बी के जब मोल निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, है ना, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज निकालूंगा, तो उसको ऊपर रखूँगा और नीचे रख दूंगा दोनों को। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ए के अगर निकालने, मोल प्रभाज ए के निकालने तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और बी के निकालने तो इस तरीके से, जिसका भी निकालना उसको ऊपर रख दो बस। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं। तो ए के निकाल रहे हैं तो एक्स से, बी के निकाल रहे हैं तो एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, जो भी हमारे विलियन के अंदर ए और बी है उन दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें निकालने होते हैं, यानी मोल प्रभाज निकालने होते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, उसके मोल ऊपर रखेंगे, बाकी दोनों के नीचे, फिर दूसरे के निकालने तो उसको ऊपर, बाकी दूसरे के नीचे। ये आपको डेफिनेशन में भी लिखना है। अगला है यहाँ पे मोललता, जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मोललता क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, ऊपर लिखते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, यानी विलय के जो मोल होते हैं, विलय के मोल, तो विलय के जो मोल्स हैं वो ऊपर आएंगे, और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान यहाँ पे अगर आपने क्या में ग्राम में लिखा है, क्या में सॉरी यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, ग्राम। अगर आपने विलायक का द्रव्यमान जो है ग्राम में लिया है तो यहाँ पे 1000 की गुणा कर दोगे। ठीक है,
और अगर यहाँ पे केजी लोगे तो यहाँ पे 1000 मत लिखना है, यानी 1000 मत लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं मोललता, यानी मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएंगे और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का द्रव्यमान जो है वो नीचे आएगा। ये याद रखना, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको सॉल्यूशन कर देते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना सॉल्वेंट है यहाँ पे, विलायक। विलय और विलायक तो पता ही होगा, है ना। जैसे पानी है, ये जैसे वाटर है आपका, तो इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, यानी विलायक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, विलायक, सॉल्वेंट। और इसमें जैसे हमने मान लो शुगर मिलाया है, क्या मिलाया है, शुगर, तो हमारा सोल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल्यूट, विलय, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों से आपका क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाइए। यानी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो आपको समझाने, एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है आपको। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो है कि जो पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे मान लो NaCl मैंने लिया, तो NaCl मतलब ये पूरा अगर आपके आयंस में टूट जाए, ठीक है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने 100 NaCl लिए और 100 में से अगर 95 98 आपके क्या हो रहे हैं, आयंस में टूट रहे हैं, या 100% टूट जा रहे हैं, 100 के 100 टूट जा रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग के अंदर आएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो अपने आयंस में पूरी तरह नहीं टूटते, जैसे ZnCl2। अगर ये अपने आयंस में पूरी तरह नहीं ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, यानी अपने आयंस में पूरी तरह ब्रेक नहीं हो रहे, मतलब आयनित नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इनको बोलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, ZnCl2 H2CO3। तो यहाँ पे मैंने केवल एग्जांपल से इसको समझाया, बाकी आप इसको थ्योरी में आप खुद से लिख सकते हो। जो पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम आयोनाइज होते हैं, जो अपने आयन में कम टूटते हैं, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन जो है कि कार्बोहाइड्रेट द्वारा शरीर को ऊर्जा किस प्रकार मिलती है, मानव शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों आवश्यक है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है, ये आपको लिखना है इसके अंदर। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट से जो है एनर्जी शरीर को किस तरीके से मिलती है, यानी बॉडी को एनर्जी किस तरीके से मिलती है, ऊर्जा किस तरीके से मिलती है। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं को पाचन तंत्र तोड़ता है, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है और किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है शरीर की कोशिका में, मस्तिष्क में ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है। यानी जो ग्लूकोज होता है इसको यूज़ करता है हमारा जो माइंड हो गया आपका, ठीक है, या जो आपकी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं जिनको बोलते हैं हम, ठीक है, वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर मान लो ये जो ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है आपका, ये बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये स्टोर भी हो जाते हैं, स्टोर मतलब जमा हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे जमा हो जाते हैं, ये जो आपके लीवर होते हैं या मांसपेशियाँ जो होती हैं आपकी, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा ही ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो ये किस में, वसा में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में, वसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है कि पहले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज जो है आपकी जो बॉडी होती है उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन दी कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्ट दैम इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज इज स्टोर इन एनर्जी इन दी बॉडी सेल्स। जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनको, है ना, जो ग्लूकोज होता है उसको यूज़ कौन करता है, ग्लूकोज इज़ यूज एज आ, ग्लूकोज का एज अ यूज़ करते हैं कौन, बॉडी सेल्स हो गया, ब्रेन हो गया आपके, ठीक है। यानी ग्लूकोज ही मेन सोर्स है किसके लिए, ब्रेन सेल्स के लिए, है ना। ग्लूकोज से ही वो एनर्जी गेन करते हैं। व्हेन दी एक्सेस ग्लूकोज इन बॉडी स्टोर इन दी मसल्स और लीवर, ठीक है, वहाँ स्टोर कर देते हैं। और ज़्यादा ही अगर स्टोर हो गया तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैट में, किसमें, फैट यानी वसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। यानी जो विटामिन्स होते हैं वो उनको, व्हाट इज़ विटामिन्स, यानी विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, कैसे उनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो ये इसके अंदर लिखना है आपको। तो सबसे पहले विटामिन की डेफिनेशन लिखनी है आपको। तो विटामिन जो होता है पदार्थों का एक समूह है,
यानी विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, विटामिन्स तो क्या है, एक तरह का ग्रुप है किसका, पदार्थों का। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो सामान्य कोशिकाओं में कार्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ये देखो, ये चैप्टर ना आपका बायोमोलिक्यूल्स अगर मैं बताऊं तो ये बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, और नंबर खींचने के लिए सबसे अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, क्योंकि इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को लास्ट में पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर मैंने आपको बताऊंगा वहाँ पे कि क्या क्या इसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 12 नंबर आप यहाँ से खींच सकते हो अपने ईजिली। सबसे लास्ट चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं जब भी अगर किसी को बताता हूँ तो सबसे पहले यही बताता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, जिन्हें केवल पास होना है तो वो तो इस चैप्टर को ज़रूर करके जाना। तो ठीक है, तो ये जो विटामिन्स होते हैं इसकी हेल्प से हम वर्क करते हैं, जो हमारे शरीर में ग्रोथ होती है ना, विकास होता है, वृद्धि होती है ना, तो इसके लिए आवश्यक होते हैं विटामिन्स। अब इन्हें हमें दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तो जल में घुलनशील यानी जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और एक वसा में घुलनशील यानी जो फैट सोल्यूबल होते हैं। दो तरह के होते हैं आपके विटामिन्स। तो वसा में घुलित जो जल में घुलित वाटर सोल्यूबल जो होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन बी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे थायमीन हो गया, है ना, राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन सी हो गया, बायोटीन हो गया, विटामिन बी के जो हैं अलग अलग टाइप होते हैं ना, B1, B2, B3, B5, B6, B7, इस तरीके से। तो सारे क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछता है कि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, और आपको एग्जाम्पल मतलब उसमें ऑप्शन में दे देगा विटामिन सी, A, D, E। तो वहाँ पे आपको विटामिन सी ध्यान देना है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पूछता है कि वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, यानी जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जल में घुलनशील वाले हैं ये सारे। ठीक है, इसी तरीके से आपका वसा में घुलनशील यानी फैट सोलेबल वो होते हैं ADE के इस नाम से आपको इसको याद कर लेना। ये सारे कौन से होते हैं, फैट सोलेबल यानी वसा में घुलनशील। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोलराज का नियम। तो बहुत बार हमने कर भी लिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो कोलराज का लॉ क्या है कि अनंत अनुता पे, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, कोलराज का नियम जो होता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लगता है। किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको बोलते हैं हम अनंत अनुता। अब अनंत अनुता क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है और आप उसमें क्या है, पानी मिला दो, और पानी मिलाने के बाद उसको क्या कर दो, बिल्कुल तनु कर दो। जैसे आपके पास मान लो नमक, चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन था, शुगर प्लस वाटर। आपने उसमें इतना पानी मिला दिया कि उसका जो मिठास है, नहीं जो उसके अंदर मिठास रही होगी, है ना, शुगर होगा, वो बिल्कुल, है ना, ख़त्म हो जाए। मतलब एक तरीके से पानी जो मीठापन था उसका ख़त्म हो जाए। तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी हमने उसके अंदर इतना पानी मिलाया कि वो उसके अंदर का जो मीठा हो ख़त्म ही हो गया। तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, वैद्युत अपघट्यों में ऋणायनों और धनायनों के चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था ना, तो अगर मान लो हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, यहाँ पे NaCl क्या ले रखा है, NaCl ले रखा है। ठीक है, अब NaCl में आपने इतना पानी मिलाया यहाँ से, है ना, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा अनंत अनुता पे, तो ये क्या होगा, अपने आयन में टूटेगा, Na+ और Cl- अपने आयंस में टूट जाएगा। अगर आप ये पूरा क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, पूरे को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, यानी वैद्युत अपघट्य बोलते हैं इसको, है ना। ये जो पानी और NaCl का जो सॉल्यूशन है इसको वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो अगर आपको इसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है, क्या निकालनी, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी निकालनी, NaCl की निकालनी पूरे की। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जो Na की जो कंडक्टिविटी होगी, Na+ प्लस Cl की जो कंडक्टिविटी होगी, Cl-, इन दोनों को ऐड करके निकालते हैं। इन दोनों को ऐड करके निकाली जाती है NaCl की कंडक्टिविटी। यानी अगर आपको NaCl की कंडक्टिविटी निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो Na+ और Cl को ऐड करके निकालने हैं। ठीक है, यही क्या है, कोलराज लॉ है। बस ये आपको, जो अगर आप ये एग्जांपल लिखो, मतलब याद कर लो, इसी से आप डेफिनेशन भी बना लेना। ठीक है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगली रिएक्शन है कि
इनके देखो रिएक्शंस, इनकी रिएक्शंस लिखनी है आपको। सैंड मेयर रिएक्शन लिखनी है और युग्मन अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो ये सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, इसमें एक एनिलीन लिया है Na NO2 और यहाँ पे HX आपने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। उसके बाद CuX से आप रिएक्शन कराओगे तो ये X तो यहाँ जुड़ जाएगा और ये N2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो X है उसकी जगह आप Cl ले लो, Br ले लो। ठीक है, तो ये X की जगह आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सैंड मेयर रिएक्शंस। तो आप इसको ना यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से इतना इतना। तो बस यहाँ पे ये दिखाया गया कि एनिलीन से पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है। तो उसकी रिएक्शन एनिलीन की Na NO2 और HX से रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, उसकी रिएक्शन CuX से कराओगे तो यहाँ पे CuX, X का मतलब हेलोजन। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आप लगा लेना, यानी यहाँ पे CuCl भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या CuBr भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर अगर आपने CuCl लिया है तो यहाँ पे Cl आ जाएगा और Br लिया तो Br आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे कि आपकी जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो आपकी कपलिंग रिएक्शन थी ना, ठीक है, यानी युग्मन अभिक्रिया, तो वहाँ पे आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपका Cl लिखना भूल गया, यहाँ पे Cl- भी होगा। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना, इसमें Cl- भी था आपका। तो यहाँ पे देखो, जब इसकी रिएक्शन पूरे की किसके साथ, एल्कोहल्स के साथ कराएंगे। किसके साथ, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, ये आपका एक एल्कोहल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नीचे मैंने H को अलग से लिख दिया यहाँ पे ऐसे, है ना। तो H को अलग से लिखा यहाँ पे। अब होगा क्या, देखो H को लिख दिया। अब यहाँ से आपको जब इसकी रिएक्शन कराओगे दोनों की, तो यहाँ से आपका Cl आएगा। ठीक है, और एक H, तो इनको आप अलग कर सकते हो यहाँ से। तो ये दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपका OH- हमने ले रखा है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये OH H के साथ मिल जाएगा तो ये H2 निकल जाएगा और ये Cl- जो है वैसे का वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सी बुक में आपको क्या दिखेगा, ये HCl को बस अलग किया होगा इस तरीके से, इस तरीके से, है ना ये। तो ये N2, इसको N2 लिख सकता हूँ Cl, और इधर ये HOH। ठीक है, तो यहाँ से ये HCl को निकाल देना और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये N2 और ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सी बुक में इसको इस तरीके से भी लिखा होगा HCl। ठीक, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका अर्ध आयु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, उसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है प्रूव करके दिखानी है, वहाँ से हाफ लाइफ आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो देखते कैसे करेंगे इसको। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी करवा रखी है, प्रूव करवा रखी है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन में ये जो डेरिवेशन आपकी आई थी, तो आपको यहाँ तक तो इसको करना है। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक के की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो हाफ लाइफ होती है, क्या हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु किसकी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती, यानी प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं होती। तो इसका हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे अगर जब हाफ लाइफ निकालोगे तो देखो इस टी को ले जा लेना इधर, तो इधर आ जाएगा 2.303 अपॉन के log R0
अपॉन आर, ठीक है। आर नॉट होती है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, और आर होती है आपकी फाइनल कंसंट्रेशन यानी अंतिम सांद्रता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि ये जो टी होता है अर्ध आयु का, है ना, हाफ लाइफ का, ये इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आर नॉट पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। ये आपको दिखाना है। तो देखते हैं कैसे कहेंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो हाफ लाइफ जब भी होती है, क्या होती है हाफ लाइफ, तो यानी टाइम क्या हो जाएगा, आधा। टाइम जब आपका आधा हो जाता है, तो अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में जो लिए थे, है ना, जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ली थी वो आपने ली थी सपोज 100। अब रिएक्शन हुई, है ना, ये किसी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की यानी अभिकारक की। अब अभिकारक में आपने लिया, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होगा तो क्या होगा, जब आपका हाफ लाइफ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु काल में क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, क्योंकि अर्ध आयु है ना। तो इनिशियल में अगर आपने यानी स्टार्टिंग में अगर आपने 100 लिए हैं तो फाइनल यानी आधे में कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ठीक है। कितने में, आधे टाइम में। पूरा टाइम तो आपका टी है, आधे टाइम जैसे मान लो 1 घंटा है तो 1 घंटे का आधा मतलब आधे घंटे में आपकी जो 100 थे वो 100 का 50 हो गया। अब पूरे 1 घंटे में कितना हो जाएगा, पूरा 100 खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये जो आपको यहाँ से उतारना है, आपको ये ले रहा है फॉर हाफ लाइफ, आपको लिखना है टी की जगह आपको T/2 रखना है, ठीक है, और आर की जगह R0/2 रखना है। ये आपको मेन समझने के लिए यहाँ पे कि जो आपका हाफ लाइफ में जो आर होगा वो किसका कितना होगा, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है जो स्टार्टिंग में आपने लिया है उसका आधा होगा। यानी स्टार्टिंग में सपोज आपने 100 लिया था R0, ठीक है, तो आधे टाइम के बाद कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आपको पता है आधा हो जाएगा ये, है ना, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा आर। तो आधा कैसे लिखेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करके ऐसे तो लिखेंगे ना आर, तो 50 आया। तो वैसे ही आपको क्या करना है, जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी हाफ लाइफ के बाद उससे R0/2 रख देना है। तो जो ये फॉर्मूला है वहाँ पे आर की जगह R0/2 रख देना। उसके बाद R0 से R0 कट गया, ये 2 पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो R0 हट गया, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं कर रहा है टाइम। तो ये 2 पर जाएगा, log 2 बनेगा, log 2 की वैल्यू ये रखोगे, और जब log 2 की वैल्यू ये रखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हाफ लाइफ जो है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन यानी यहाँ पे R0 ही नहीं आ रहा आपके फॉर्मूले में, तो यानी इस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपको करके दिखाना था, ठीक है, प्रूव करके। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया है। तो देखो ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछता है आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला। एक तो ये प्रूव करने के लिए बोलता है यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरा ये पूछता है कि यहाँ ये पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, इसलिए मैंने पूरा लेके आया हूँ। ये भी पूछता है कि ये निकाल के दिखाओ, ठीक है। 2 टाइप का हो गया। और तीसरा तो ये पूछेगा जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला पूछा है कि आयरन एक संक्रमण तत्व है परंतु सोडियम नहीं, यानी जो आयरन होता है आपका Fe वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है, जबकि सोडियम नहीं है। ऐसा क्यों, तो देखते हैं इसका रीज़न। तो देखो एक चीज़ याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे ना, तो डी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर आनी चाहिए पहले तो, ठीक है। और डी ऑर्बिटल जब आएगी तो वो क्या होनी चाहिए, अयुग्मित होनी चाहिए, नहीं अनपेयर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड होनी चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। सबसे पहले तो डी ऑर्बिटल आनी चाहिए और उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो वही ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहलाता है। तो अगर आप Fe का देखो तो इसके अंदर 3d6 आ रहा है ना, D आ रहा है, और 6 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। अगर आप D की 5 ऑर्बिटल बनाओ, 1 2 3 4, तो इनमें 6 इलेक्ट्रॉनों को भरोगे तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो यहाँ पे ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, यानी अयुग्मित है, सिंगल है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, यानी संक्रमण तत्व हो जाएगा। जबकि Na को देखो तो इसके अंदर D आ ही नहीं रही है, तो ये तो होगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व नहीं है। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा वो इन क्वेश्चनों के जो आंसर है वो ईजिली दे देंगे, ठीक है। तो
तो इसलिए है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, वरना ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे पे, ठीक है। जैसे ये अब बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रट के जाते हैं, मगर ये क्वेश्चन जो है पूछता है जिससे आपसे इसने पूछा है वो पढ़ के नहीं जाते, तो यहाँ पे वो फंस जाते हैं पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड जो होते हैं उनके जो CCl बंध का जो हेट्रोलिटिक विदलन किस प्रकार से होता है। हेट्रोलिटिक विदलन मतलब हेट्रोलिटिक क्लेवेज बोलते हैं, विदलन को क्या बोलते हैं, क्लेवेज। तो CCl बॉन्ड का जो किसके अंदर, मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड जो होते हैं उनका हेट्रोलिटिक क्लेवेज किस तरीके से होता है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हेट्रोलिटिक विदलन किसे बोलते हैं, ठीक है, तो तभी आप इसको कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे ये इसके आंसर है दोनों के। हेट्रोलिटिक विदलन यानी हेट्रोलिटिक क्लेवेज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपका कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। तो जब वो टूटता है तो टूटने में क्या होता है, कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पे Cl है, Cl इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेके चले जाएगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे Cl जो होगा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, उसके बाद नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके को इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक विदलन, ठीक है, यानी हेट्रोलिटिक क्लेवेज। और होमोलैटिक में क्या होता है, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ये लेके जाएगा और एक ये लेके जाएगा, इस तरीके से, तो उसको होमोलैटिक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि फिनॉल की जल या ब्रोमीन की अधिकता से अभिक्रिया करानी है, यानी फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है। शायद आपका हाफेली में भी आपका ये क्वेश्चन आया है। और एथिल एल्कोहल का H2SO4 के साथ निर्जलीकरण यानी 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे ताप पर रिएक्शन करानी, यानी जो एथिल एल्कोहल है, ठीक है, उसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवानी है आपको H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। देखते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका फिनॉल है, उसकी आपने ब्रोमीन से रिएक्शन करानी, वो भी एक्वा सॉल्यूशन लेना है आपको, यही बोला है उसने, जलीय विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन जो है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, यानी तीनों पोजीशन में आपके ये जुड़ जाएगा, ठीक है। Br 3 Br लिए हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बन जाएगा। ये कैसा कैसा होता है, वाइट PPT की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है नीचे सॉल्यूशन में, ठीक है। अगली रिएक्शन जो है आपकी हमें करानी थी एथिल एल्कोहल की कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी थी, और कितना टेम्परेचर रखना था, 140 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको डिहाइड्रेशन कराना है, तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर अलग करना है, यहाँ पे H2O लिख सकते हो आप। तो वाटर कैसे अलग होगा, OH ही हो गया, और एक H यहाँ से अलग होगा। तो जैसे यहाँ से H अलग होगा तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी एथीन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन आप करा सकते हो इसका। अगला पूछा है 16 क्वेश्चन कि संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करके आपको इसकी संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर और चुंबकीय व्यवहार आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। तो इसमें आपको इसका नेचर और इसकी संरचना यानी ज्योमेट्री आपको बतानी थी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे हम पहले हम कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो कोबाल्ट का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें 3d6 आता है आपका लास्ट में, ठीक है। अब 3d6 मतलब d में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने सबसे पहले d ये बनाया d ऑर्बिटल, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बनाओगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरीके से बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है। अब क्या होता है, उसके आगे 4s और 4p और जो है ये बना दी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये तो इसकी कौन सी स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट होती है इसकी, क्या होती है, ग्राउंड स्टेट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसकी ये एक्साइटेशन स्टेट आ जाएगी, यानी उत्तेजित अवस्था आ गई। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही NH3 आएगा तो वो क्या करेगा, 6 NH3 आएंगे तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 हो जाएंगे, इसमें भी 2 हो जाएंगे, इसमें भी 2 हो जाएंगे, तो ये दोनों खाली हो जाएंगे। तो ये दोनों खाली हो गए, और 1 2 3 4, ये 4 पहले से खाली थे। अब 6 जो NH3 आएंगे वो कहाँ जुड़ जाएंगे, एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये खाली जहाँ है यहाँ एक NH3 आ जाएगा,
एक NH3 यहाँ आ जाएगा, एक NH3 यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, इसमें NH3 भी जोड़ के दिखा देना। तो इस तरीके से NH3 जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो तो D की ऑर्बिटल आ रही है तो D2 बन जाएगा, एक S की आ रही तो एक S लिखोगे, या 3 P की आ रही तो इसको P3 लिख दोगे। तो यहाँ पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3। तो इससे जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनेगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा इसका? इसका नेचर होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो सब सारी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी ऐसा 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, यानी प्रतिचुंबकीय हो जाता है। अगर एक भी आपका अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? पैरा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज आपके लिए, ठीक है, इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में। इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें सेकंड पार्ट की, जो इसके अंदर 16 के बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो यहाँ तक तो आपके ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इसलिए इसमें भी आपको थोड़ा बहुत क्या है, डीप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक। तो बाकी देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बाद में। तो थैंक यू।